नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है चाइना के संघई शहर की। संघई शहर से लगभग में 25 किलोमीटर दूर एक गांव, जहां पे उस रात कुछ ऐसा हुआ जो कि चाइना के इतिहास में आज तक दर्ज है। ये उस समय की इतनी भयानक घटना थी कि जो भी इसे सोचता है या इसे पढ़ने की कोशिश करता है उसकी रूह कांप जाती है। सो हे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लाते रहते हैं ऐसे ही डरावनी कहानियाँ। कहानी शुरू होती है वांगजू नाम की एक औरत से, जो कि अपने गांव से कुछ सब्जियां संघई में जाकर बेचा करती थी और देर रात तक वो आखिरी बस लेकर अपने गांव वापस आ जाया करती थी। रोज की तरह ही उस दिन भी वो सब्जी लेकर संघई शहर जाती है और पूरी सब्जियों को बेचकर वापस लौटने लगती है। चांदनी रात और सनसनाती हवा। वांगजू एक बस अड्डे पे रुककर उस आखिरी बस की तलाश करने लगी थी, जो कि उसे उसके आखिरी गांव तक पहुंचाती है। रात के करीब 11 बज गए थे और बस का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। ऐसे में वांगजू जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी, क्योंकि अगर ये बस उससे मिस हो जाती तो शायद ये रात उसे उस सुनसान बस अड्डे पे ही बितानी पड़ती। काफ़ी देर वेट करने के बाद उसे आखिरकार उसकी आखिरी बस की हेडलाइट की रोशनी दिखाई देने लगी। वांगजू मानो खुशी से झूम उठी, और हो भी क्यों ना, सर्द रात थी और सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे ही बस सामने आती है वांगजू उसे हाथ देती है। बस वाला हमेशा की तरह उसी बस अड्डे पे बस को रोक देता है। वांगजू अंदर चली जाती है और चुपचाप से एक कोने में बैठ जाती है। लेकिन आज कुछ अजीब था इस बस में। आज इस बस में मात्र सिर्फ 10 यात्री थे और वो सब किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। ऐसे में वांगजू भी चुपचाप से कोने में बैठ गई। जैसे ही बस कुछ आगे जाती है, वांगजू की नज़र उस बस में बैठे एक लड़के पे पड़ती है, जिसकी उम्र मात्र 18 साल के लगभग में था, और ये लड़का बस में अकेला ही यात्रा कर रहा था। तभी बस अचानक से एक जगह रुकती है। जोर से झटका लगता है और वांगजू का सर सीट से लग जाता है। वांगजू चिल्लाकर गुस्से में कहती है, अरे ऐसे कैसे ब्रेक मारते हो तुम्हें दिखाई नहीं देता, आराम से मारा करो। लेकिन वांगजू को जब तक कुछ समझ में आता तब तक बस में 6 लोग चढ़ जाते हैं और उनके हाथ में बोरे थे। मानो काफ़ी हैवी चीज़ें उन लोगों ने उस बोरे में भर रखे हैं। वांगजू को जब तक कुछ समझ में आता तब तक बस आगे चल देती है। अब वांगजू के दिल में डर बैठ गया था, क्योंकि ये लोग बहुत ही अजीब दिख रहे थे। बस में बैठे 10 लोगों के अलावा इन लोगों की वेशभूषा काफ़ी ज़्यादा अलग थी और इनमें से काफ़ी ज़्यादा ही दुर्गंध आ रही थी। वांगजू काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। ऐसे में उसकी नज़र उस लड़के पे गई, जो कि डर के मारे काँप रहा था। शायद वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए वांगजू ने इशारा किया कि वो आकर उसके पास बैठ जाए। लड़का भी वांगजू के पास आकर बैठ जाता है। बस तेजी से मंजिल की ओर बढ़ रही थी और रात काफ़ी ज़्यादा अंधेरी हो रही थी। वांगजू के साथ बैठा लड़का वांगजू से पूछता है, ये लोग कौन हैं? इन्हें मैंने पहली बार देखा है और कैसे लग रहे हैं ये लोग? इनमें से कितनी बुरी दुर्गंध आ रही है कौन ये लोग और इस बस में क्यों बैठे हैं? मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। वांगजू किसी तरह उस लड़के को समझाती है और कहती है, ठीक है, हम अगले स्टॉप पे उतर जाएंगे। लेकिन वो लड़का कहता है, इतनी रात को हम जाएंगे कहाँ? वांगजू कहती है, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अगले स्टॉप पे हम उतर जाएंगे। जैसे ही अगला स्टॉप आता है, वांगजू ड्राइवर को बस रोकने को कहती है। बस वहीं रुक जाती है और वांगजू और वो लड़का उस बस से उतर जाते हैं।
रात के करीब 2 बज रहे थे। ऐसे में इस सुनसान रास्ते पे एक भी इंसान का घर नहीं दिख रहा था। वांगजू और उस लड़के को और भी ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन उन दोनों ने एक फ़ैसला किया कि किसी तरह वो ये रात एक पेड़ के नीचे गुजारेंगे और उसके बाद सुबह होते ही वो घर की तरफ निकलेंगे। अभी वांजू लड़के से बात कर ही रही थी कि अचानक से उसे काफ़ी तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। वांजू तुरंत उस आवाज़ की तरफ दौड़ती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे रात गुजर जाती है और सुबह होता है। वांजू और उस लड़के ने पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजारी थी। जैसे ही सुबह होती है, वांजू की नज़र रोड पे जाती है तो देखकर दंग रह जाती है कि रोड के बीचों बीच खून गिरा हुआ है। मानो जैसे जैसे बस गई हो वैसे वैसे बस से खून टपकता हुआ गया है। ये सब देखकर वांजू बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। वांजू उस लड़की के साथ तुरंत ही पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना होती है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पे रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस को कहती है। पुलिस ने जब वारदात के बारे में पूछा तो वांजू ने सारी बात विस्तार से बता दी, लेकिन पुलिस के पास अभी भी किसी भी बस के गुमशुदगी का या किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया था। ऐसे में पुलिस ने वांगचू को कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और उसे घर भेज दिया। घर भेजते हुए वांगचू के लैंडलाइन नंबर और घर का एड्रेस पुलिस ने नोट कर लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद अखबार में एक न्यूज़ छपती है। इस न्यूज़ में उस लापता बस के बारे में बताया जाता है कि लास्ट बस जो कि संघई शहर से होकर गांव की तरफ जाती है वो अभी तक गायब है और उसमें सवार करीब करीब 20 लोग भी उसके साथ ही गायब हैं। अब ये सब देखकर पुलिस वालों को तुरंत वांगजू की बात याद आ जाती है। वो तुरंत ही वांगजू को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उससे पिछली रात के बारे में पूछने लगते हैं। वांगजू ने पुलिस को उस रात के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। अब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां पे मुआयना करने लगती है। जैसे जैसे ही कुछ समय बीत रहा था, एक से एक नई परतें खुल रही थी। सबसे पहले पुलिस वालों ने बस के नंबर से बस के मालिक के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें पता चलता है कि इस बस का मालिक तो 20 साल पहले ही मर चुका है और ये बस आज भी अज्ञात नाम से चल रही है। ये चीन जैसे शहर में काफ़ी हैरान करने वाली घटना थी। अब पुलिस का दिमाग थोड़ा और तेज दौड़ने लगता है। पुलिस अब उस डिपो पहुंचती है जहां से बस को आखिरी समय छोड़ा गया था और उन सभी लोगों से बात करती है जिन्होंने उस बस को आखिरी बार देखा था। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने बस को आखिरी बार रात को 10 बजे इस डिपो से चलते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद रात के करीब 11:30 बजे के बाद उस बस के साथ क्या हुआ और वो बस कहाँ गई उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने उस रूट पे चलने वाले लगभग में सभी बस और उसके ड्राइवरों से उस बस के बारे में पूछताछ की। साथ ही साथ आसपास के सभी घरों में उस बस के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उस बस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और उन्होंने बताया कि ये बस उस दिन आई ही नहीं। अब पुलिस वालों ने वांगजू को दोबारा से पुलिस स्टेशन बुलाया और उस रात के बारे में दोबारा पूछताछ करने लगे। हर छोटी से छोटी बड़ी बात वांगजू पुलिस को बताती गई, लेकिन साथ ही में तभी वांगजू को कुछ याद आया। वो कहती है कि हाँ, जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि रोड पे खून गिरा हुआ था और जैसे जैसे बस गई थी ये खून उसी दिशा में बहता गया था। ये खून बहुत ज़्यादा नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कुछ बूंदें टपक रही हों। और हाँ, रात को मैंने एक तेज़ आवाज़ उस पहाड़ी से सुना था। पुलिस अब दोबारा से वांगजू को लेकर उस जगह पहुंचती है जहां पे वांगजू ने खून गिरने का दावा किया था। पुलिस वाले लगभग में काफ़ी दूर तक रोड को अच्छे से देखते गए, लेकिन उन्हें कोई भी खून का बूंद वहां पे दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे में उनका गुस्सा एक बार फिर से वांगजू पे टूट पड़ा। पुलिस वालों ने वांगजू को काफ़ी मारा, लेकिन वांगजू अब भी उसी बात पे अड़ी हुई थी। अब पुलिस वाले ने उस लड़के को भी बुलाया और उससे सेम इंक्वायरी शुरू कर दी। उस लड़के ने भी सेम वही जानकारी दी जो वांगजू ने दी थी। अब पुलिस वालों के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस वालों ने वांगजू और उस लड़के के बयान को दर्ज कर लिया। साथ ही साथ उन सभी लोगों के बयान को एक साथ मिलाया कि आखिर उस रात हुआ क्या था।
सब कुछ मिलाने पे पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि बस उस रात उस डिपो से निकली थी और लगभग में 11 बजे तक उसे लोगों ने देखा ही। लेकिन 11 बजे के बाद वो बस कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। अब पुलिस काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस कर रही थी, क्योंकि एक तो लोगों के घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाना पुलिस पे स्टार्ट कर दिया था। इस घटना को हुए लगभग में 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। तभी उसी दिन अचानक से पुलिस को एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में बताया जाता है कि पहाड़ी के झील पे एक बस गिरी हुई है। शायद ये वो वही बस है जो आखिर समय में गुम हो गई थी। ये घटना सामने आते ही पुलिस के पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि एक तो पुलिस के ऊपर सवाल उठने लगे थे, ऊपर से पुलिस ने उस जगह का कई बार मुआयना किया था, लेकिन पुलिस को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था और आज अचानक से बस निकल जाती है। पुलिस को जब तक कुछ समझ में आता तब तक वहाँ पे फॉरेंसिक की टीम पहुँच गई थी। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुँचती है और बस को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बस को निकालने में कई घंटे लग जाते हैं और बस को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे बस का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ हो। बस को धीरे धीरे ऊपर निकाला जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बस में लगभग में जितने भी यात्री थे, उनके शरीर के मांस के लोथड़े बुरी तरीके से फैले हुए थे, मानो किसी जंगली जानवर ने उन्हें नोचा हो। उनकी आँखों से लेकर उनकी अतड़ियाँ तक पूरे बस में फैली हुई थी। ये किसी एक्सीडेंट से ऐसा तो नहीं हो सकता और सभी के साथ हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन इन सभी घटनाक्रम में एक चीज़ ने लोगों का ध्यान काफ़ी ज़्यादा खींचा। पुलिस जब डेड बॉडी निकाल रही थी तो उस बस में 4 डेड बॉडी ऐसी थी जिनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। वो पुराने धुराने कपड़ों में लिपटी हुई डेड बॉडी थी और वो बिल्कुल ही सही सलामत थी, मानो उन्हें कोई खरोच भी नहीं आया था। लेकिन ये डेड बॉडी कम से कम 20 से 25 साल पहले ही मर गई थी, यानी ये कोई पुराना जिंदा लाश हो। अब पुलिस की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मान लो किसी जंगली जानवर ने पूरे बस में हमला भी किया, तो ये 4 लोग कौन हैं और ये कौन है जिनकी मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी थी? खैर, आज भी पुलिस प्रशासन को इस बात का जवाब नहीं मिला कि आखिर वो 4 लोग कौन हैं। पूरी पुलिस प्रशासन और वहाँ के लोग इस बात को एक भयानक सपना समझकर भूल गए हैं। लेकिन आज भी उस दिन के बाद से उस रूट पे कोई आखिरी बस नहीं गई और रात होते ही कोई भी वहाँ पे नहीं जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।